કાર્યક્રમમાં ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જે છે એ વ્યાકરણનો પ્રકાર જે છે વ્યાકરણની અંદર આપણે સમાસ વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો આ સમાસ જે છે એ શું છે એ પહેલા આપણે સૌથી પહેલા સમજી લઈએ। વ્યાકરણનો કોઈ પણ પોઈન્ટ આવે તો તેના શબ્દનો અર્થ સમજવું બહુ જરૂરી હોય છે। તો ભાષામાં જે છે જુદા જુદા જે શબ્દો બનાવવામાં આવે છે તેને આપણે શબ્દ સંરચના કહીએ છીએ। ભાષામાં જે જુદા જુદા શબ્દો બનાવવામાં આવે છે એને શબ્દ સંરચના કહીએ છીએ, કારણ કે ભાષામાં રોજ નવા નવા શબ્દો જે છે એ આવતા રહે છે, જેના કારણે ભાષા જે છે એનો વિકાસ થાય છે। તો શબ્દ સંરચનાની અંદર આપણે જોયું કે તેની અંદર જે છે નવા નવા શબ્દો બનાવવામાં આવે છે। આ શબ્દો જે છે એ ચાર રીતે બનાવી શકાય છે। એક છે ઉપસર્ગ દ્વારા, બીજું છે પ્રત્યય દ્વારા, ત્રીજું છે સંધિ દ્વારા અને ચોથું છે સમાસ। આ ચાર પ્રકાર દ્વારા જે છે આપણે નવા નવા શબ્દો જે છે ભાષામાં મેળવી શકીએ છીએ। ઉપસર્ગ અને પ્રત્યયની આપણે વાત થઈ ગઈ હતી કે નવા નવા શબ્દો બનાવવા માટે જે છે ઉપસર્ગ એટલે આગળ લાગતા શબ્દો અને પ્રત્યય એટલે પાછળ લાગતા શબ્દો, એમાંથી આપણને નવા નવા શબ્દો પ્રાપ્ત થાય છે। તો આજે આપણે શબ્દ સંરચનાની અંદર સમાસ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। એ સમાસ દ્વારા પણ નવા નવા શબ્દો જે છે બનાવી શકાય છે। ભાષામાં નવા શબ્દો જે છે એનો પ્રયોગ આપણને જોવા મળે છે। તો આજે આપણે સમાસ દ્વારા જે છે એ બનતા નવા શબ્દો વિશે અભ્યાસ કરીશું। तो समास का क्या मतलब है? समास जो है उसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना। संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना। भाषा में लंबे लंबे वर्णन आते हैं और लंबे लंबे वर्णनों के कारण जो है वाचक वर्ग जो है वो बोर हो जाता है, उससे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लंबे लंबे वर्णन होते हैं, इसलिए भाषा में जो शब्द जो है उसको संक्षेप करने की जो रचना होती है, तो शब्दों को छोटा करने की जो रचना होती है उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि सिंह की आकृति वाला आसन, तो उसका हम छोटा रूप सिंहासन लिखते हैं। उसी प्रकार छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर आप देखिए भाषा में लंबे लंबे वर्णन आते हैं। जैसे कि पहले तो समास की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब हम उसका जो है लंबा वर्णन करते थे। जैसे कि सिंह की आकृति वाला आसन, छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति। इतना बड़ा जो शब्द हम लिखेंगे, वाक्य इतना बड़ा लिखेंगे तो हमारा समय और शक्ति दोनों बर्बाद हो सकता है। इसलिए संक्षिप्त में हम उसे सिंहासन कहते हैं और छात्रवृत्ति कहते हैं। समास में क्या होता है कि दो या तीन शब्द जो है आपस में जुड़कर एक नया शब्द देते हैं। दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिंह की आकृति वाला आसन, तो यह बीच वाला जो पद है वह निकल जाता है। छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, तो यहाँ पर भी बीच वाला पद निकल जाता है और पहला और अंतिम जो शब्द है वह रहता है, इसलिए उसे हम
क्या कह सकते हैं, बीच में जो शब्दों का समूह जो है वह निकल जाता है और इससे क्या होता है कि एक नया शब्द मिलता है, सिंहासन और छात्रवृत्ति। और यहाँ पर हम छात्रवृत्ति और सिंहासन लिखेंगे तब भी उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा और समय और शक्ति भी हमारी बच जाएगी। इसलिए भाषा में सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समय और शक्ति को बचाने के लिए सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे जो हम देखें तो समास जो है वो संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना है और इसके अलावा शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी रूप है। शब्द समूह में हम क्या कहते थे कि छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, ऐसा हम लिखते थे, तो उसका हम एक शब्द देते थे छात्रवृत्ति। जैसे रसोई बनाने वाला घर, तो रसोई घर ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन समाज में क्या होगा, समाज में ऐसा रसोई घर लिखा जाए, आपको उसका अर्थघटन करके वाक्यों के बीच जो विभक्ति का प्रत्यय है उससे हमें अलग करना होता है। ऐसा शब्द आएगा हमें रसोई घर, तो उसका हमें विग्रह करना होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी रूप है, लेकिन यहाँ एक शब्द दिया गया होगा, उसका हमें उसका शब्द समूह करना है। जैसे कि रसोई बनाने वाला घर, तो इस प्रकार हमें एक शब्द में से जो शब्द समूह को करना होता है। जो हम शब्दों को अलग करते हैं, जो आपस में जो समास के शब्द परस्पर जुड़े हुए होते हैं, उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास का विग्रह कहते हैं। जब हम दो शब्द परस्पर जुड़े हुए हो सामासिक शब्द, उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। एक दो तीन शब्दों को एक में जोड़ना जो है वो समास करता है। समास क्या करता है, जो शब्द के समूह को संक्षिप्त में उसको उसके शब्दों को आपस में जोड़ देता है, शब्द के समूह को निकाल देता है। जैसे कि रसोई घर, तो यहाँ रसोई घर एक सामासिक शब्द है और इसका हम विग्रह करें, विग्रह यानी उसको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। जैसे कि रसोई बनाने वाला घर, तो यहाँ सामासिक शब्दों का विग्रह हो गया है, तो समास का विग्रह करके प्रकार बताइए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो एक ऐसा शब्द दिया गया होगा जैसे कि छात्रवृत्ति, छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, तो छात्रवृत्ति, तो सामासिक शब्द जो है उसका हमें विग्रह करना होता है। और यदि हम सामासिक शब्दों का विग्रह करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, समास यानी संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना, भाषा में लंबे लंबे वर्णन वाचक पद को बोल कर देते हैं। ऐसा न हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द हमें जो मिलता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कीमती आकृति वाला आसन, छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, छात्रों की रसोई बनाने वाला घर। और इस सामाजिक शब्द को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उससे हम समास का विग्रह कहते हैं या अलग करने की प्रक्रिया। शब्दों को किससे समूह में जो हम अलग करते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जो शब्द समूह बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। और एक बात, इस समास में जो है दो शब्द आते हैं, उसका हम मतलब समझ लेते हैं। एक है समस्त पद,
दूसरा है पूर्व पद, तीसरा है उत्तर पद। तो यहाँ पर समस्त पद क्या है? समस्त पद यानी जो सामासिक शब्द से बनाया जाता है उससे हम समस्त पद कहते हैं। यहाँ रसोई घर जो है, छात्रवृत्ति जो है, सिंहासन है, वह एक सामासिक शब्द है, उससे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद रसोई घर जो है वह पूरा जो है क्या है? समस्त पद है। और पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? पूर्व पद यानी पहला शब्द और उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। समास में दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों शब्दों में पहला शब्द जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और उत्तर पद यानी जो दूसरा शब्द होता है उससे हम उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पर रसोई जो है यहाँ पूर्व पद है और घर जो है वह उत्तर पद है। आपको उत्तर पद और पूर्व पद के बारे में अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि व्याख्या में उत्तर पद और पूर्व पद पूछा जाता है। तो पूर्व पद यानी पहला शब्द और उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। इस प्रकार समास जो है वो क्या है? तो समास एक संचित करने की विधि है जिसके द्वारा हमें नए नए शब्द प्राप्त होते हैं। दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर नया शब्द देते हैं, उससे हम समास कहते हैं। समास के प्रकारों की बात करें कई प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, लेकिन 9वीं कक्षा में हमें 4 समासों का अभ्यास करना है। समास के 8 प्रकार हैं और उस 8 प्रकारों में से हमें 4 प्रकारों के बारे में अभ्यास करना है। सबसे पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास और तीसरा और चौथा है कर्मधारय समास। 9वीं कक्षा में 4 समासों का हमें अभ्यास करना है। उस 4 समास में पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो यहाँ सबसे पहले हम द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व यानी क्या? तो वैसे तो द्वंद्व बोलना भी आपको अच्छी तरह से है और लिखना भी अच्छी तरह से है। द्वंद्व को लिखते समय हमें ड करना है और उसके नीचे व की मात्रा लगानी है। द्वंद्व बोलने में और लिखने में आपको भूल हो सकती है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। और द्वंद्व समास का क्या मतलब? द्वंद्व यानी झगड़ा, दोनों आपस में द्वंद्व हो रहा है, दो आपस में लड़ रहे हैं। द्वंद्व यानी झगड़ा भी हो सकता है या फिर जोड़ भी हो सकता है। द्वंद्व यानी दो शब्दों के बीच जो झगड़ा होता है, दोनों शब्दों के आगे निकलने की जो होड़ लगी हुई होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व यानी दो शब्दों के बीच झगड़ा या दो शब्दों के बीच आपस में मेल या जोड़ना हो सकता है। द्वंद्व यानी झगड़ा भी कहा
स्वतंत्र होने चाहिए। द्वंद्व समास में क्या है, दो या दो से अधिक शब्द आते हैं और दोनों शब्द स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र यानी एक शब्द को समझने के लिए दूसरे शब्द का आधार नहीं लेना पड़ता, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। जो द्वंद्व समास होते हैं उनके दोनों शब्द तद्दन भिन्न होते हैं और साथ ही में दोनों स्वतंत्र होते हैं और विग्रह करने पर या अथवा और आदि समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द आते हैं। दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, तद्दन भिन्न होने चाहिए और वह स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे कि माता पिता, इसका हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो यहाँ पर आप देखिए माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो यहाँ पर दो शब्द देखिए, माता शब्द देखिए और पिता शब्द देखिए, पाप शब्द और पुण्य शब्द, ये चार शब्द जो है वो तद्दन भिन्न है। सबसे पहला द्वंद्व समास की पहली निशानी क्या है, वो तद्दन भिन्न शब्द होने चाहिए। क्योंकि तद्दन भिन्न शब्द होने चाहिए और दोनों शब्द जो है उसका स्वतंत्र महत्व होना चाहिए। जैसे कि माता शब्द है, माता शब्द सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि माँ किसे कहते हैं, वो यह स्वतंत्र शब्द है। इसके लिए ये शब्द हटा लिया जाए, इसका शब्द हटा लिया जाए तो माता का हमें पूर्ण शब्द मिलता है और माता को हटा दिया जाए तो पिता शब्द हमें स्वतंत्र मिलता है। एक शब्द को समझने के लिए दूसरे शब्द का आधार नहीं लेना पड़ता, उससे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। तो द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह रखा जाता है, जैसे भाई बहन, भाई बहन। यहाँ जो बीच में जो चिन्ह लगा है वो इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है और उसका विग्रह होगा भाई और बहन। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों शब्द जो है वह तद्दन भिन्न होने चाहिए, आपस में समानार्थी होने चाहिए, विरुद्धार्थी होने चाहिए या फिर तद्दन भिन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक जैसा शब्दों का प्रयोग किया जाता नहीं। और बीच में हम योजक चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया गया हो तो वह निश्चित द्वंद्व समासी बनता है। लेकिन कभी कभार तो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं भी किया गया हो तो हमें पता चलना चाहिए कि तद्दन भिन्न शब्द होने चाहिए। जैसे कि देवासुर, तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम उससे द्वंद्व समास कह सकते हैं, जो कि देव और असुर। देव और असुर, तो यहाँ दोनों आपस में विरुद्धार्थी शब्द है और तद्दन भिन्न शब्द है। इसलिए द्वंद्व समास में हमें क्या याद रखना है कि दो शब्द जो है आपस में स्वतंत्र होने चाहिए और विग्रह करने के लिए या और अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संयोजकों का समुच्चय बोधक हो गया यानी संयोजक, जो बीच में हम
शब्द रखते हैं और या और, तो ये जो शब्द बीच में रखते जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिसका विग्रह हमें करना है। जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में क्या होगा, सतत दो भिन्न शब्दों का मेल होता है और वे सभी शब्द कैसे होंगे, स्वतंत्र होने चाहिए। और द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। द्वंद्व के तीन भेद हैं। तीनों भेद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम उसका फर्क ध्यान लेते हैं। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, तो और शब्दों के द्वारा समास का विग्रह किया जाता है, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जब हम समास का विग्रह करें तो बीच में और शब्द का प्रयोग होता है और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि भाई बहन, तो इसका विग्रह क्या होगा, भाई और बहन। इतरेतर द्वंद्व का क्या मतलब कि दोनों का स्थान एक जैसा है, दोनों को साथ में बोला जाता है, भाई बहन। तो भाई बहन को भी एक साथ बोला जाता है। उसी प्रकार माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राम लक्ष्मण, तो राम और तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व क्या होगा, और समुच्चय बोधक के द्वारा समास का विग्रह होगा। यदि आप समास का विग्रह करें उसमें और शब्द लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। इतरेतर मतलब कि दोनों का स्थान जो है, दोनों शब्दों का स्थान एक जैसा है और साथ में ही बोला जाता है। राम कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। जिन शब्दों के बीच द्वंद्व समास में दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होगा कि जिस शब्द
विकल्प सूचक शब्द दिए जाते हैं। विकल्प सूचक शब्द दिए जाते हैं और विग्रह करने पर या वा अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि हार जीत, हार या जीत। तो यहाँ हार होगी या जीत, दो विकल्प सूचित होते हैं। दो में से आपको एक चुनने को कहा जाता है। चाय कॉफी, चाय कॉफी, तो चाय या कॉफी। उसी प्रकार पाक पूर्णियों, पाक या पूर्णियों। गुण दोष, गुण अथवा दोष। तो यहाँ पर आप देखिए कि विकल्प दिए गए हो और दो में से किसी एक को चुनने को आपको कहा जाए, दो शब्दों में से एक विकल्प चुनने को कहा जाए तो उसके बीच या वा अथवा शब्द लिखा जाता है। या लिखो या वा लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। आप या भी लिख सकते हैं और उसके स्थान पर वा भी लिख सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं। तो विकल्प सूचक जब शब्द दिया जाएगा, जैसे कि आप चाय लेंगे या कॉफी, हार होगी या जीत, या फिर गुण है या दोष, लाभ या हानि, तो लाभ होगा या हानि होगी। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। तो इतर द्वंद्व में क्या होगा कि विकल्प सूचक शब्द पूछे जाएंगे। पाक पुण्यों, नफरत प्रेम, नफरत या प्रेम, या फिर गुण दोष, चाय कॉफी, हार जीत, पाक पुण्यों, ऐसे शब्द विकल्प सूचक शब्द दिए जाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। अगला हमारा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होगा? तो समाहार द्वंद्व में वैसे तो दो शब्द दिए गए होंगे लेकिन वो समूह को सूचित करते हैं। समाहार द्वंद्व में दो शब्द जो होते हैं वो उससे ज्यादा दो तीन और शब्दों का सूचित करते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। उसमें समानार्थी शब्द ज्यादातर आते हैं अथवा समान और वाले। इसमें समानार्थी शब्द ज्यादा आते हैं या समान और वाले शब्द ज्यादातर आते हैं और विग्रह करने के लिए आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो यहाँ दो शब्द होते हैं लेकिन दो शब्दों समूह को सूचित करते हैं, एक से ज्यादा शब्द को सूचित करते हैं। ऐसा शब्द सूचित करने वाले द्वंद्व को हम क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि रुपया पैसा,
पैसा, धन, दौलत आदि शब्दों का प्रयोग। ये तो रुपया पैसा है, वो किसी समूह को सूचित करता है। हम आपस में बोलते हैं कि उसके पास बहुत धन दौलत है। धन दौलत में क्या आएगा? तो रुपया, पैसा, धन, दौलत आदि कई शब्दों का जो समूह जो है वो सूचित करता है। उसी प्रकार सेठ साहूकार, सेठ साहूकार, इसका जो विग्रह क्या होगा? सेठ साहूकार, जमींदार आदि। यानी कि यदि हम एक से ज्यादा शब्द बोलना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव होता है तब हम आदि शब्द लगा देते हैं। जैसे कि भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि, राखी आदि शब्द लिख देने का मतलब क्या होता है कि उसके जैसे और भी शब्द है। आदि शब्द का मतलब क्या होता है कि उसके जैसे और त्योहार है। यहाँ पर समय का अभाव होने के कारण हम आदि शब्द लिख लेते हैं। आदि शब्द लिखने का मतलब होता है कि उसके जैसे और शब्द है लेकिन यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया। जैसे कि रुपया, पैसा, तो रुपया, पैसा, धन, दौलत आदि। आदि का मतलब कि अभी भी उसके जैसे शब्दों को लिया जा सकता है। उसी प्रकार दाल, चावल, तो दाल, चावल, रोटी, साग आदि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक से ज्यादा शब्दों को सूचित करने वाले द्वंद्व को समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार का मतलब ही समूह होता है जो एक से ज्यादा शब्दों को सूचित करता है। तो यहाँ हमने द्वंद्व समास देखा। तीन समास की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं समास यानी संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना और भाषा में जो शब्द संरचना होती है, नए नए शब्द बनाने के लिए सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामासिक शब्द यानी कि दो या तीन शब्द आपस में जोड़कर एक नया शब्द देते हैं और इसके कारण हमें नया शब्द मिलता है और समय और शब्द की बच जाती है। समास के कुल 4 प्रकार हैं: द्वंद्व समास, विभक्त समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। वैसे तो 8 प्रकार है लेकिन यहाँ पर हमें 4 समास की बात करनी है। द्वंद्व के 3 और भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा कि और अंत से बोधक अव्यय के द्वारा समास का प्रयोग किया जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व में यहाँ वाम अथवा शब्दों के द्वारा विकल्प सूचक शब्द दिए गए होंगे, जैसे कि आप चाय लेंगे या कॉफी, ठंडा लेंगे या गर्म, लाभ होगा या हानि, तो ऐसे विकल्प सूचक शब्द दिए गए होंगे। समाहार द्वंद्व में क्या होगा कि समाहार द्वंद्व यानी समूह को सूचित करता है। 2 शब्द होंगे लेकिन वो एक से ज्यादा शब्दों को सूचित करते हैं, जैसे रुपया, पैसा, धन, दौलत, सेठ, साहूकार, जमींदार आदि शब्द। तो यहाँ पर हमने द्वंद्व समास के 3 और भेद का 3 भेद के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम नए 3 समास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक